नमस्कार, भरतपुर 05 के फेसबुक लाइव में आपका सभी का स्वागत है। मेरे साथ आज मौजूद हैं कांग्रेस के अग्रिम संगठन एसयूआई के प्रदेश सचिव लोकेश सोगरवाल जी और इसके अलावा बीजेपी की तरफ से हैं जिला मीडिया सह प्रभारी राजेंद्र गोयल जी। आज चर्चा होगी भरतपुर में किस पार्टी को इस बार सफलता मिलनी है। सबसे बड़ी बात है कि दो पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी जो मुख्य पार्टी हैं जिनके बीच कांटे की टक्कर रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीएसपी भी मामले को पूरे जो रण है उसको त्रिकोणीय बनाती है। इस बार बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई घोषणा नहीं हो पाई है भरतपुर में, ना ही कांग्रेस की तरफ से भरतपुर में कोई घोषणा हो पाई है, लेकिन संभवतया कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं पिछली बार 2018 के चुनावों में रालोद के जो कैंडिडेट थे डॉक्टर सुभाष गर्ग, उन्हीं को माना जा रहा है। बीजेपी की तरफ से कौन आएगा ये अभी एक दो दिन में स्पष्ट हो जाएगा। उसके अलावा बसपा ने भी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है गिरीश चौधरी को। गिरीश चौधरी कांग्रेस के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जिलाध्यक्ष रहे, वो नगर निगम में उप मेयर रहे। उसके अलावा उनके परिवार से उनकी भाभी यहाँ की जिला प्रमुख रही हैं, उनकी पत्नी प्रधान रही हैं। कांग्रेस के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे और पूरा परिवार कांग्रेस ही माना जाता था। लेकिन इस बार चूँकि कांग्रेस 2018 के बाद हाशिए पर चली गई, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ना उचित समझा और जमीन तलाशने के लिए, राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए उन्होंने बसपा का सहारा लिया है। बसपा उन्हें कितना साथ दे पाएगी ये अभी देखना है। अभी 25 नवंबर को चुनाव होंगे, मतदान होगा, उस दिन मालूम पड़ेगा। उसके बाद 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, उस दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चर्चा का विषय यही रहेगा कि इस बार कौन आ रहा है और कौन किसको नुकसान कितना पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से जो रालोद विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस का कितना भला किया है। रालोद का अलायंस था, रालोद ने यहाँ भरतपुर में क्या किया, कांग्रेस को क्या नुकसान हुआ उसका, और उसकी वजह से एक कैंडिडेट जो उनके सामने खड़ा हो गया आके कांग्रेस का बसपा में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, बीजेपी को फायदा हो रहा है। रिकॉर्ड देखा गया है कि जब जितना बीएसपी ने वोट उठाई हैं बीजेपी को फायदा हुआ है, नुकसान कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस का कोर वोटर है जाटव जो है, SC/ST कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता था। और एक जो यहाँ जाट बाहुल्य क्षेत्र है, चूँकि भरतपुर विधानसभा में जाटों की काफ़ी संख्या में तादाद है, तो निश्चित रूप से यहाँ जाट कैंडिडेट हैं गिरीश चौधरी जो बसपा में गए हैं, तो कहीं ना कहीं SC/ST प्लस जाट एक समीकरण बनना है। हालांकि पहले भी जाट 2-3 बार खड़े हुए हैं, लेकिन वो इतना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उन्हें जीत नहीं मिली। लेकिन क्या गिरीश चौधरी जीत जाएंगे? क्या डॉक्टर सुभाष गर्ग हार जाएंगे इस बार? या कोई बीजेपी का कैंडिडेट जो शायद 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी वो सामने आ पाएगा? चर्चा होगी। इस चर्चा पर सबसे पहले सोगरवाल जी से हम बात करेंगे। सोगरवाल जी, आपका हमारे फेसबुक लाइव पेज पर स्वागत है। आप यहाँ हमारी चर्चा में पधारे। दर्शकों का काफ़ी सहयोग रहता है हमारे इस लाइव चैनल को, दर्शकों को सहयोग रहता है, और उसकी वजह से यही है कि दर्शक लगातार हमें बीच बीच में मैसेज भी करते हैं, अपना क्वेश्चन उठाते हैं, जो आपसे भी उठाए जाएंगे, बीजेपी की तरफ से भी उठाए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो भी चर्चा हो संवैधानिक भाषा के दायरे में हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि आक्षेप एक दायरे में ही लगाए जाएं, कोई भाषा पर पूरा नियंत्रण रखा जाए। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप अग्रिम संगठन के हो, कांग्रेस के अग्रिम संगठन NSUI के प्रदेश सचिव हो। क्या NSUI का कोई कैंडिडेट भरतपुर में ऐसा नहीं था युवा जिसको यहाँ से टिकट मिल सकता था? सबसे पहले भरतपुर 05 के चैनल पर मौजूद लाखों जो प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले हैं, सभी को मेरा नमस्कार। और आपका भी राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद
एक खुला मंच, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, जो संवैधानिक अधिकार दिए हुए हैं, उसके माध्यम से सर्व समाज में, आम जन में अपनी बात को रखने का अवसर आप जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के बंधुओं के द्वारा दिया जाता है। हम अपनी बात रख सकें, आम जन तक अपनी बात पहुंचा सकें और उनकी समस्याओं को, उनकी बातों को सुन सकें, उनका सबसे बड़ा आप लोगों की ही मौजूदगी और आप लोगों की भूमिका है। सबसे पहले आप सभी को, मीडिया के सभी बंधुओं को और आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने कहा कि क्या NSUI का ऐसा कोई युवा कार्यकर्ता या पदाधिकारी नहीं था जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट दे सके, ऐसी बात नहीं है। टिकट की मांग करने का अधिकार कांग्रेस पार्टी के हर उस अग्रिम संगठन को है जो उस संगठन में एक कार्यकर्ता के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में अपने संगठन के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहा है। उन सभी को मौका मिलता है, अवसर मिलते हैं। कभी कभी परिस्थितियां और स्थितियां भी उस प्रकार से निर्धारित तय की जाती हैं कि मांगना सभी के लिए अधिकार है और ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आवेदन मांगे हैं, उसमें मैंने भी आवेदन किया है, तो इस बात को मैं नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे युवा नहीं है या किसी भी संगठन में ऐसे युवा नेता नहीं है जो अपने टिकट की मांग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सभी को अधिकार है। उस अधिकार के तहत कांग्रेस पार्टी ने सभी से ओपन, खुले मंच से टिकट के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें मैंने भी आवेदन किया है और भी युवा नेता हैं जिन्होंने आवेदन किया है। कांग्रेस सूत्रों से पता चलता है, लगातार इस बात के सामने आ रही है, कांग्रेस सूत्रों के द्वारा ही ये मालूम पड़ रहा है कि टिकट डॉक्टर सुभाष गर्ग का होना है, चाहे वो अलायंस से हो या कांग्रेस से हो। ये आप ही के जो संगठन के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे किसी अग्रिम संगठन के, उनका कहना यही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं और सब संगठन या कांग्रेस के, अगर कांग्रेस से टिकट लेते हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, तो न्यू सबसे नए वो कार्यकर्ता होंगे जो अभी कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे और अभी कांग्रेस से टिकट पालेंगे। आप जो कई परिवार तो ऐसे हैं जिनकी पीढ़ियां खप गई कांग्रेस में, उनको मौका क्यों नहीं मिला? ऐसा है, ये शीर्ष नेतृत्व का एक नज़रिया है। उम्मीदवार को लेकर के हर व्यक्ति अपनी उम्मीदवारी देता है, चाहे वो सक्षम हो या ना हो, चाहे वो क्षेत्र में पकड़ रखता हो या ना हो, लेकिन हर उम्मीदवार अपनी उम्मीदों के साथ एक अपनी उम्मीदवारी को पेश करता है। पार्टी अगर उसको सिंबल देती है, टिकट देती है, तो पुरजोर से वो मेहनत करता है, ऐसी बात नहीं है। रहा सवाल कि पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने वाले कार्यकर्ता की ही बदौलत हर संगठन मजबूती को हासिल करता है। अब कार्यकर्ता की कई बार भाग्य के ऊपर भी निर्भर होता है, कई बार सबको एक साथ नहीं साधा जा सकता। हो सकता है भाग्य के ऊपर निर्भर रहा हो या कांग्रेस कार्यकर्ता की, क्योंकि धन बल, बाहुबल सब चीज़ देखी जाती हैं चुनाव को जीतने के लिए, और उसमें कहीं कोई सक्षम नहीं हो पाता, कहीं कोई उस कैडर को नहीं, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए हो सकता है उसको दरकिनार किया जाता हो। राजनीतिक पार्टियां भी जिताऊ कैंडिडेटों को ही वोट देने का प्रीफर करती हैं, मैं इस बात को मानता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं राजेंद्र जी, आप जिला सह प्रभारी हैं मीडिया के, भाजपा के, आपकी क्या बसपा जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उससे कोई ऐसी सांठगांठ तो नहीं है जो कांग्रेस को डाउन करने के लिए कोई ऐसी बात हुई? मैं सबसे पहले भरपूर 05 के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है कि आपने चैनल को इतना सराहनीय कार्य किया है। आप बताइए, गिरीश जी के बारे में आप पूछ रहे हैं। गिरीश जी 2 बार विधानसभा, मैंने अभी गिरीश जी को नहीं, बसपा कैंडिडेट, हाँ। बसपा कैंडिडेट के बारे में आप पूछ रहे हैं मेरे से, चलो नाम नहीं लेना चाहता है। आप 2 बार तो कांग्रेस से MLA का चुनाव लड़े हैं, 2 बार वो जिला अध्यक्ष रहे हैं, NSI से छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, उनकी भाभी जिला प्रमुख रही हैं, उनकी मिसेज उप जिला प्रमुख रही हैं। तो आप बताओ, वो उनको हम बीजेपी वाली साठगांठ करेंगे उनसे? एक कार्यकर्ता के मन में टीस होती है कि अपन इतना, टीस पूछना चाहता हूँ, टीस क्या है? टीस कार्यकर्ता के मन में, एक तो कांग्रेसियों को पूछिए आप, नहीं तो टीस ये होती है कि इतने दिन से काम कर रहे हैं अपन लोग, आज कांग्रेस में वरिष्ठ नेता नहीं है, जिन लोगों को 40-40 साल हो गए, 50-50 साल हो गए काम करते हुए, उनको क्यों नहीं टिकट दिया जाएगा? नहीं, मैं पूछना केवल ये चाहता हूँ कि जो टीस है ना, जो टीस की बात कर रहे हो, घर के मेंबर की टीस घर का मेंबर जानता है, बेटे की टीस उसके माँ बाप जानते हैं,
उसके जो गार्जियन है वो जानते हैं। पड़ोसी अगर उसकी टीस को पहचान रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला नहीं, हमारी कोई गांठ नहीं है, उनका सोच है, उन्होंने अपनी तरीके से अपना टिकट लिया है, हमारा कोई लेन देन नहीं है इससे, और हम क्यों करेंगे। आज हम देश में वहाँ पर अपना अलग से अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, कमल के फूल पे हम अपने प्रत्याशी उतारते हैं, तो हमारी ऐसी कोई साठगांठ नहीं है उनसे। सर, जाट कम्युनिटी की अगर बात करें तो भरतपुर में जाट वोटर बहुत हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जाट वोटर हैं इस समय अगर देखा जाए तो भरतपुर विधानसभा में क्या जाट कैंडिडेट इतना स्ट्रॉन्ग कोई नहीं था कांग्रेस में जिसको मौका दिया जा सकता हो, या आपकी निगाह में ऐसा हो जिसको मौका दिया जा सके? देखिए, बात आती है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की, तो हर उम्मीदवार करने वाला व्यक्ति अपने आप में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अपने आप को मान के उम्मीदवारी करता है। ऐसी बात नहीं है कि किसी को साबित करने की ज़रूरत पड़े। रही बात जाट बाहुल्य सीट होने के बावजूद भी, अभी हमारी राजस्थान की जो भरतपुर इकाई है जाट महासभा ने बैठक भी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हमने दोनों पार्टियों से मांग करी है कि भाई पिछले कई 50 सालों से हमने वैश्य समाज का सहयोग किया है, ब्राह्मण समाज का हमने सहयोग किया है। बिना हमारे जाट मतदाता भरतपुर का एक किंग मेकर मतदाता है, बिना उनके किसी भी समाज का व्यक्ति यहाँ चुनाव नहीं जीतता है। ब्राह्मण समाज का हमने सहयोग किया, वैश्य समाज का हमने सहयोग किया, आज 50 साल हो गए। अब मौका है कि कम से कम एक राष्ट्रीय पार्टी ही की बदौलत, आज जैसे आपने कहा कि जब संगठन में किसी कार्यकर्ता को या पदाधिकारी को टिकट नहीं मिलता है तो निश्चित है वो नहीं मिलता तो अपनी उम्मीदों को फिर किसी और पार्टी की ओर देखता है, कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदों को तलाशता है, कहीं ना कहीं अपने लिए विकल्प तलाशता है। वो मौका होता है, जैसे आपने कहा कि मास कम्युनिकेशन हमारी जाट कौम है भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं अब जैसे जाट प्रत्याशी होगा तो जाट कौम जो समाज है, जो यूनिटी है, कास्टिज्म यूनिटी चलती है आजकल राजनीति में, ये कोई आम को बड़ी बात नहीं, आम बात नहीं, है। आपने जाट महासभा की तरफ से यह मीटिंग कर ली कि जाटों को वोट 50 साल से सहयोग कर रहे हैं जाट, चाहे वो ब्राह्मण कैंडिडेट हो या वैश्य कैंडिडेट हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो नदबई विधानसभा है, आपके डी कुमेर विधानसभा है, उसमें भी लगातार वही चीज़ देखी जा रही है। वहाँ तो शुरू से अब तक जाटी कैंडिडेट चुने गए हैं, तो वहाँ क्या और कोई जात कास्ट नहीं रहती क्या? इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि अगर आप यहाँ तादाद में हैं, अगर आप तादाद में यहाँ हो गए हैं तो और उनका औरों का भी तो अधिकार है, वोट देने का और चुनाव में खड़े होने का अधिकार तो दोनों का है, वैश्यों का भी है, ब्राह्मणों का भी है। तो इसमें तो अपन नहीं कर सकते। इस पॉइंट पे अगर जाट महासभा निर्णय लेती है तो वो उचित प्रतीत नहीं होता। हालांकि उनके लिए दो सीट हैं ना, नगर सीट थी, अब नगर सीट आपके पास 1 लाख कैंडिडेट आपके वोटर हैं नगर सीट पे, नहीं सॉरी इस पे नदबई सीट पे, नदबई पे 1 लाख हैं, करीब 1 लाख से ऊपर ही होंगे। अब हमेशा से वहाँ राज खानदान की कोई ना कोई रहे हैं, अब इस बार ही वो हुआ है, परिवर्तन हुआ था पिछले 2018 के चुनावों में, तो वो कोई बात नहीं थी। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जाट कैंडिडेट नहीं था कि जिसको विचार किया जा सकता था, या कोई और भी कास्ट का, मैं केवल जाट की नहीं कह रहा हूँ, जैसे और कास्ट में से अब ब्राह्मण रह गया, पिछली बार वैसे कांग्रेस की तरफ से अलायंस में दे दिया, अब की बार ब्राह्मण कैंडिडेट को भी दिया जा सकता था। उस पर आपके क्या विचार हैं? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। हर जाति विशेष के व्यक्तियों को जो क्षेत्र में अपने 24 घंटे अपनी सेवा देते हैं, चाहे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देते हो, चाहे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देते हो, हर आदमी जो जननेता के रूप में अपने कार्य करता है वो हर एक उम्मीदवारी के रूप में अपनी टिकट के लिए आवेदन कर सकता है, मांग सकता है। अब ये शीर्ष जो पार्टियां होती हैं, नेतृत्व होता है, राष्ट्रीय जो नेताएं होते हैं वो तय करते हैं इन चीज़ों को, समीकरणों को देखते हुए। जैसे आपने पूर्व में कहा कि भाई ऐसा कोई नेता ऐसा नहीं है स्ट्रॉन्ग नेता सभी है मेरी नज़र में, कोई ऐसा कमज़ोर नेता नहीं है मेरी नज़र में। कोई हो सकता है कोई किसी क्षेत्र में हो, कोई किसी क्षेत्र में हो, फील्ड वाइज चेंज हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कमज़ोर हम किसी को आके, हर व्यक्ति की अपनी पकड़ है, वो तय करता है पार्टियों का। आप क्या मानते हैं इस बार अलायंस होना है या कांग्रेस से टिकट आना? नहीं, हम विशेष रूप से आप बात करें तो मैं मेरी व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ, हम बिल्कुल भी अलायंस के पक्ष में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजस्थान में इतने काम किए गए हैं, यहाँ किसी प्रकार के विकल्प की ना ही किसी प्रकार के गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे यहाँ सीट
एक तरफा चुनाव होकर निकलेगी, क्योंकि वोट मांगने के लिए हम कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे जाएंगे और काम की बात के आधार पर जनता से वोट मांगेंगे। काम जो कराए हैं, विकास कार्य कराए हैं 5 साल में, उसके आधार पर ये जनता से चुनाव वोट मांगेंगे और निश्चित रूप से निकल कर जाएंगे यहाँ कांग्रेस के सिंबल पर। ये कांग्रेस के सिंबल पर विशेष जोर दे रहे हैं, कांग्रेस के सिंबल पर निकल कर जाएंगे। आप क्या मानते हैं? इतना ही अभी मैंने, आप बड़े भाई की बात को मैं बड़ी करना चाहता हूँ। अभी कल के पेपर में मैंने पढ़ा था कि कांग्रेस आरएलपी से, उससे सीपीएम से गठबंधन कर रही है। तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस के कैंडिडेट होगा, आरएलपी का ही कैंडिडेट होगा। काम की बात करते हैं तो आप नगर निगम की स्थिति देख लें हैं। आप आज सीवर लाइन खुली पड़ी है, गंदे पानी निकल रहा है। आप नगर निगम की स्थिति देख लें, बिल्कुल खाली पड़ा है। देखो, मैं केवल राजनीतिक चर्चा बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि जो भी कार्य हुए, विकास कार्य हुए, जो काम करता है उसमें कमी देखी जाती है। ये लगातार जब बीजेपी का, अगर बीजेपी काम करती तो कांग्रेस नहीं आती, ये भी आप मान लीजिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में कमी थी, इसलिए कांग्रेस आई थी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो कांग्रेस का, ये जो कह रहे हैं ना, कांग्रेस इजीली निकल रही है यहाँ से, बीजेपी क्या स्टैंड है, क्या किस आधार पर चुनाव में जा रही है, और कौन स्ट्रांग कैंडिडेट ऐसा है आपकी निगाह में बीजेपी से भरतपुर में जो कि आराम से चुनाव निकल ले जाए, इसको फाइट कर सके? देखो, केंद्र सरकार की नीतियों के बदौलत और कमल फूल के बदौलत हम कैंडिडेट निकालेंगे। शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा कि इसको कैंडिडेट बनाया जाए। मैं इसका कोई वो नहीं हूँ कि मैं बता दूँ कौन कैंडिडेट होगा, पर हमारा शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व इस बात का निर्णय लेगा कि कौन कैंडिडेट है हमारा भरतपुर। बीएसपी के खड़े होने से, कैंडिडेट एक बीएसपी के खड़े हुए हैं जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जा सकते हैं, अगर वो खड़े होते हैं तो आपको फायदा होना है। ये तो जनता बताएगी भाई साहब, हमको क्या बताते हैं कि फायदा या कोई आकलन नहीं है क्या? नहीं, जनता बताएगी। वो जनता का आकलन है, जनता बताएगी कि कौन को फायदा हो, कौन को नुकसान होगा। नहीं तो फिर तो इसका मतलब आप ये कह ही नहीं सकते कि हम जीतेंगे। फिर तो जनता ही बताएगी, जनता बताएगी। वो तो हम जनता ही तो बताएगी हम जीतेंगे, जनता ही बताएगी हम जीतेंगे। अभी आप सर्वे देख लें उठा करके, आप जैसे चैनलों की जो आ रहे हैं, कोई चैनल ये नहीं बता रहा है कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है ना, सारे को बीजेपी को बता रहे हैं। बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बीएसपी का जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उससे आपको नुकसान है या नहीं है? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजना है उसके सामने, उस सिंबल के सामने, उस सिंबल के साथ जो लड़ेगा, उस व्यक्ति उम्मीदवार के सामने, कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति हो, कोई किसी का कोई यहाँ बस नहीं चलेगा। यहाँ किसी का कोई वो नहीं है, जन आधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो पिछली बार के जो आंकड़े थे, या पिछली बार में जो जिस तरह से वोटिंग हुई थी, जिन बूथों पे जिस तरह से वोटिंग हुई थी, जितना परसेंटेज डॉक्टर सुभाष गर्ग को मिला था, अब चूंकि फर्क पड़ जाएगा। जो कोर वोटर है कांग्रेस का, वो कोर वोटर कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा, क्योंकि अभी कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है। पिछली बार जो कैंडिडेट थे वो हल्के कैंडिडेट थे, जसवीर थे, हल्के कैंडिडेट थे। अब की बार गिरीश चौधरी, एक बहुत कांग्रेस का ही एक पदाधिकारी, कांग्रेस का ही, जिसके पूरी जिंदगी जिसने कांग्रेस को अपनी मतलब भरतपुर को कर्मभूमि बना के रखा और कांग्रेस की सेवा की, कांग्रेस को नीचे से ऊपर तक उठाने में, फलक तक उठाने में गिरीश चौधरी का बहुत अहम रोल है। अगर वो खड़ा होता है तो निश्चित, वो खड़े हो रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये आपके लिए नुकसानदायक है या नहीं? आपका क्या आकलन है? नहीं, देखिए ऐसी बात है, आदरणीय हमारे गिरीश जी सीनियर नेता हैं, हमारे NSUI के बैनर तले जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, MSJ कॉलेज से छात्र संघ भी रहे हैं, 2 बार चुनाव भी लड़े हैं, जिला परिषद भी रहे हैं, और नगर निगम में डिप्टी मेयर भी हैं, जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, संगठन में उन्होंने खड़ा किया है, संगठन को स्थापित किया है यहाँ पे। लेकिन कभी कभी देखो, कहीं ना कहीं जो आकांक्षाएं रहती हैं, कई बार पूरी नहीं होने की वजह से हर व्यक्ति विशेष अपनी अपनी उम्मीदों को तलाश करता है। जैसे मैंने पहले कहा था, अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी में जो चल रहा है, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में अलायंस की जो चल रही है, हम अलायंस के पक्ष में नहीं है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व अगर इसको तय करेगा तो उसमें भी हम पार्टी के लिए काम करेंगे, संगठन के नाते काम करेंगे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी, राजस्थान में सरकार रिपीट होगी, इतिहास बदलेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं गिरीश चौधरी हारेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और कांग्रेस पार्टी जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर जीतेगी। अब भरतपुर की स्थिति की आप बात करें तो भरतपुर की जनता तय करेगी। विकास को देखना है कि विकास की जो
सरकार की योजना है उनको देखना है कि भरतपुर में जो काम हुआ उनको देखना है, ये जनता तय करेगी। मैं कैसे ये मैं भरतपुर में कांग्रेस जीतेगी तो निश्चित है कि गिरीश चौधरी हारेंगे। और गिरीश चौधरी हारेंगे, आप भी हारेंगे। आपका क्या मानना है? गिरीश चौधरी जितना वोट उठाते हैं, जितना वोट गिरीश चौधरी उठाते हैं, उससे आपको फायदा होगा या इनको फायदा होगा? देखो एक चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारी वोट है कांग्रेस की वोट कहाँ है? आरएलपी की वोट, आरएलपी को कैंडिडेट है। हमारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी नीतियों के, हमारे कारणों से हमारी आरएलपी कहाँ से आ रही बीच में? आरएलपी का कैंडिडेट होगा 100% भाई साहब। आप देखना, आप 100% आप और हम यही हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं होगा, यहाँ आरएलपी का कैंडिडेट होगा। मतलब पहले रालोद का कैंडिडेट था, अब आरएलपी नहीं, रालोद का, सॉरी रालोद का। अच्छा, रालोद का कैंडिडेट होगा। आरएलपी का भी आ गया है कैंडिडेट तो, और जेजेपी का उसको नहीं, आरएलपी को छोड़ो, आरएलपी और या जेजेपी उनको छोड़ो। मैं कह रहा हूँ रालोद का कैंडिडेट होगा। ये कह रहे हैं हम अग्रिम संगठन वाले हैं, ये बोल रहे हैं कि हम लगातार इस बात के पक्ष में नहीं है कि यहाँ किसी गठबंधन हो कांग्रेस का, और आप कह रहे हैं कि गठबंधन होगा। रालोद आप किस आधार पे कह सकते हैं? आप इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं इस बात? कल के पेपर में कांग्रेस ने कहा है, आपकी बैठक हुई है पेपर में एक प्रोबेबिलिटी होती है, पेपर में कोई कंफर्मेशन नहीं होता। आज तक भरपूर कैंडिडेट कोई घोषित नहीं हुआ। 100% रालोद का होगा। नहीं, तो बीजेपी का कौन सा कैंडिडेट घोषित हुआ है? तो हमारा बीजेपी का कोई गठबंधन नहीं है भाई साहब, ये 26 दलों का गठबंधन है, हमारा बीजेपी का कोई गठबंधन। बीजेपी का कैंडिडेट तो घोषित हो सकता है, लेकिन अब तक हुआ नहीं है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। रही बात बीजेपी का भी कैंडिडेट अगर घोषित हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चाहे आज डिक्लेयर करें चाहे कल डिक्लेयर करें, यहाँ आरएलडी प्लस कांग्रेस का गठबंधन अगर होता है, अगर शीर्ष नेतृत्व तय करता है, तो भी सरकार कांग्रेस की बनेगी। भरतपुर से विधानसभा सीट कांग्रेस के पक्ष में जाएगी, चाहे अलायंस में जाए चाहे कांग्रेस सीट पे जाए। रही बात मुद्दा विहीन इस समय भाजपा पार्टी है। भाजपा के पास कोई काम की बात नहीं, सिवाय हिंदुओं को भड़काने के अलावा, राम मंदिर के नाम के वोट मांगने के अलावा, चाहे वो देश में बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, इस मुद्दों पर जो मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, जल, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको लेकर के इनका कोई विजन नहीं है। रही बात केंद्र सरकार की, जो ये बात करते हैं, तो मैं केंद्र सरकार की जो बात करते हैं, सिवाय जुमलेबाजी के अलावा, झूठे वादों के अलावा कोई काम नहीं करती केंद्र सरकार जुमलेबाजी झूठेबाजी के अलावा कोई काम नहीं करती। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप मुद्दा विहीन हैं। आप मुझे ये बताइए, ये तो इन्होंने कह दिया, ये इनके खुद के उद्गार हैं, विचार हैं, ये इसमें हमारा कोई समर्थन नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताइए राजेंद्र जी कि आप में से, आप तो क्योंकि मीडिया के सह प्रभारी हैं जिला के, आप अच्छी तरह जानते होंगे, आपका बहुत अच्छी तरह आकलन होगा कि भरतपुर में जो भी इस समय फाइट में, जो उम्मीदवारी की फाइट में चल रहे हैं, जो प्रत्याशी की फाइट में जो कैंडिडेट चल रहे हैं, उनमें से कौन कैंडिडेट इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है जो कि कहीं अगर डॉक्टर सुभाष गर्ग सामने आते हैं तो उनसे फाइट कर सकें, या ऐसा कुछ कर सकें कि जो नुकसान गिरीश चौधरी डॉक्टर सुभाष गर्ग को पहुंचा रहे हैं उसका फ़ायदा वो पूरा उठा सकें? देखो, हमारी जनता हमारे साथ है। आपने भाई साहब ने एक बात की थी अभी, हिंदू वाली बात है ना, तो ये बहुत अच्छा। साहब आपका कैंडिडेट कौन है? कौन से कैंडिडेट है? मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। आपने भी अभी कहा है ना, हिंदू वाली बात कही है ना, नहीं, हिंदूवादी कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं, आपने कहा है ना, आपने कहा है। बाबू सवाल पे वो बात करूंगा मैं, आपका भी जवाब दूंगा ना, आपका भी जवाब दूंगा ना। सवालों का जवाब ही नहीं देना चाहते, आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। आपने जो पूछा, अभी आपने जो कहा है उसका जवाब नहीं दूंगा मैं। महोदय ने आपसे पूछा कि भाई आपके कैंडिडेट कौन होगा और किस वो भी जवाब दूंगा ना, पर आपने भी तो कहा है, को ले आए, आपने कहा है ना ये बात, हिंदू वाली बात आप बाद में कहते हैं, हिंदू वाली बात नहीं, आपने कहा है ना। आप बता दो ऐसा कौन सा कैंडिडेट आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपके हिसाब से? आपका कैलकुलेशन, पार्टी का अंदरूनी कैलकुलेशन भी होगा कि कौन कैंडिडेट इतना स्ट्रॉन्ग है जो सुभाष गर्ग से फाइट कर सके और जो सुभाष गर्ग को नुकसान ये पहुंचाएंगे। सुभाष गर्ग को इसलिए कह रहा हूं कि मैं बार बार इनके कांग्रेस की तरफ से यही आ रहे हैं, सारे जो इनके प्रवक्ता या जो भी यहाँ डिबेट में बैठ रहा है, जो भी पदाधिकारी, वो ये कह रहा है कि सुभाष गर्ग सर्वमान्य एक नेता हैं इस समय।
अब ये कैसे हो गए सुभाष गर्ग सर्वमान्य नेता रालोद के कांग्रेस को, ये मेरी समझ से परे है और शायद जनता की समझ से ही परे है। लेकिन अगर सुभाष गर्ग कैंडिडेट हैं कांग्रेस की तरफ से और बसपा की तरफ से गिरीश चौधरी हैं, तो कौन ऐसा कैंडिडेट है आपकी पार्टी में जो कि इन दोनों से फाइट कर सकता है? फाइट करने का मतलब कांग्रेस के नुकसान को जो गिरीश चौधरी बढ़ाएंगे उसका फायदा आप उठा सकते हो। उनमें से कौन सा कैंडिडेट आपका ऐसा है, वो बताओ। आप बोलो भाई साहब, आपके लग रहा है। देखो, कैंडिडेट की बात चल रही है ना, ये हमारा सर्वे चल रहा है। पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी कर रही है, प्रदेश स्तर पर भी कर रही है। जो सर्वे आएगा ना, शीर्ष नेतृत्व उसका निर्णय करेगा। भाई साहब, मैं आपके जिले के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आप जिले के हिसाब से भी तो कोई सर्वे हुआ होगा, आपने भी तो यहाँ से कोई पैनल बना के भेजा होगा, आपने भी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई आदमी बना के भेजे होंगे। पैनल यहाँ से बन के नहीं जाते। देखो जवाब तो बहुत है। कैंडिडेट आ जाने दो, सर्वे में सभी हमारा कैंडिडेट आ जाने दो। वकील साहब, कोई जवाब ही नहीं है। आपको मालूम पड़ जाए कैंडिडेट आ जाने दो। नजर में 2 बार पूछ लिया कैंडिडेट आ जाए, आपका कैंडिडेट कौन हो सकता है जो स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन मेरे आदरणीय हमारे साथी वक्ता के द्वारा इनके पास ये जवाब, हमारा नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व निर्णय करता है। जवाब नहीं आया। मेरे अकेले कौन हो सकता है? मेरे अकेले का निर्णय नहीं होता। मैं कौन निर्णय करने वाला? मेरा शीर्ष नेतृत्व निर्णय करता है। आप पूछिए कौन से हो सकते हैं, ऐसा कौन उम्मीदवार है जो कांग्रेस के कैंडिडेट को डिफीट कर सकता है? मैं केवल ये पूछना चाह रहा था आपसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 नाम दिए होंगे ना आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वे के आधार पे हो रहा है हमारे यहाँ निर्णय। सर्वे सबका थोड़ी हो जाएगा। वो नहीं गए हमारा कोई बात ऐसा नहीं कोई है। जाएगा नहीं, कैंडिडेट कोई अपना दावा ही पेश नहीं करेगा जब टिकट के लिए। सर्वे किसका होगा? आपका भी सर्वे हो रहा होगा? नहीं, कैंडिडेट नेतृत्व सर्वे कर रहा है। जो जीतेगा कैंडिडेट वो आपके सामने जल्दी आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। बात तो यही आ रही है, 1-2 दिन में आ जाएगा आपके सामने। नाम ही नहीं है सर। आपकी पार्टी में भी, कांग्रेस में भी काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने टिकट की दावेदारी कर रखी है जी, ठीक है, और काफी लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के संगठन के, कांग्रेस के, जो कि डॉक्टर सुभाष गर्ग के डायरेक्ट अपोजिंग मतलब विरोध कर रहे हैं। वो किसी भी मुद्दे पर हो, मुद्दे अनेक हैं जिन मुद्दों पे विरोध हो रहा है उनका, ठीक है। उनके ऊपर कई आरोप ऐसे लगाए गए कि उन्होंने पहली बार निगम में, चाहे निगम लगातार विजय बंसल जब चेयरमैन बने थे, जब से लगातार निगम बोर्ड गठित हो रहा है यहाँ, पहले नगर परिषद थी, फिर नगर निगम बन गया, लेकिन इस ड्यूरेशन में जो भी आरोप प्रत्यारोप लगते थे, जो भी भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप लगते थे, वो सारे मेयर तक सीमित रहते थे। उसमें कहीं जो विधायक होता था ना, उसका कहीं डायरेक्ट हस्तक्षेप माना नहीं जाता था। हालांकि विधायक मेंबर होता है, लेकिन उनका डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं माना जाता था। लेकिन अब जो भी, चाहे कांग्रेस के आरोप लगा रहे हों, चाहे विपक्ष के आरोप लगा रहे हों, चाहे जनता आरोप लगा रही हो, वो डॉक्टर सुभाष गर्ग पर लगाए जा रहे हैं कि इस कार्यकाल में मेयर पर कोई आरोप नहीं है, मेयर क्लीन है, मेयर कांग्रेस का है, क्लीन है। लेकिन आरोप सब ये है कि दलाली का अड्डा बना दिया गया, यहाँ फर्जी पट्टा प्रकरण हुआ, यहाँ तमाम ऐसे काम हुए, यहाँ के फंड को दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया गया, केवल ये दिखाने के लिए कि राज्य सरकार के पैसे से ये काम हुआ है। यहाँ को कंगाल कर दिया गया, इसको लोन दिला दिया गया हुडको से, इसके मतलब कुल मिला के चारों तरफ से फाइनेंशियली उसको ख़त्म करने की ये जो बात आई थी, लगातार आपके भी कांग्रेस के उन्होंने प्रवक्ताओं ने कही थी, मतलब जो अधिकारी थे उन्होंने कही थी, और उसके अलावा विपक्ष तो कह रहा है इसको। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि सर, तमाम लोग होंगे, फिर केवल डॉक्टर सुभाष गर्ग की बात आती है कि सुभाष गर्ग को ही टिकट मिल रहा है, सुभाष गर्ग को ही टिकट मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और सुभाष गर्ग को इससे बसपा से कितना नुकसान हो रहा है? पहली बात तो, चाहे नगर निगम का मुद्दा हो, नगर निगम में चाहे फर्जी पट्टा प्रकरण का जो मामला है जो आप बता रहे हो, उसके अलावा जो लोन का है, हुडको का लोन, जो आप लोग जिस मुद्दों को बता रहे हो कि अखबारों के माध्यम से या प्रवक्ताओं के या राजनीति में जो व्यक्ति विशेष जो अपनी इस मामलों में जानकारी रखते हैं, उनके माध्यम से जो बातें आप साझा कर रहे हो, मैं इस मामले में एक बात कह दूं कि परिवार में जब कोई बच्चा बाहर
शैतानी करके आता है या कोई ऐसा काम करके आता है जिसकी वजह से परिवार के ऊपर आरोप लगने लग जाएं, परिवार के ऊपर किसी प्रकार के दोष लगने लग जाएं, दोष सिद्ध किए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है। परिवार का मुखिया अपने आप में पूर्ण रूप से सही रूप से काम करता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें सिस्टम में हैं, सिस्टम में जो लोग हैं वो इन चीज़ों को गलत साबित करते हैं। एक व्यक्ति विशेष को अगर टारगेट करके आप यूँ कि सारे काम उसी ने किए, तो मेरी नज़र में ये बातें निराधार हैं, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। मेडिकल के क्षेत्र में आज आरबीएम हॉस्पिटल की स्थिति देखिए आप, लेकिन सुविधाएं वाली बात जब आप करोगे तो सुविधाओं को देने का काम जो उन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है वहाँ का। निश्चित रूप से सुविधाओं की बात जो हो रही है वो सुविधाओं की बात लगातार बताई गई है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ की गई। हमने भी क्वेश्चन बहुत उठाए हैं कि यहाँ रोजगार के क्या क्या साधन उपलब्ध कराए गए, मिल रहा उसमें कोई भी कुछ जवाब नहीं दे पाया। रोज़गार बना ही नहीं, क्योंकि यहाँ रोज़गार की बड़ी समस्या थी, टीटीजेड और उसकी वजह से, एनजीटी की वजह से रोज़गार की बड़ी समस्या थी, क्राइम की ओर युवा बढ़ रहा था, और तमाम ये जो रोज़गार के जो इको फ्रेंडली जो इंडस्ट्री लगनी होनी चाहिए थी वो नहीं लग पाई यहाँ। चलो मान लिया उन्होंने, कोई कारण रहे होंगे, गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं रही होगी, या वो अपने आप को वहाँ उस प्रकार से वहाँ पेश नहीं कर पाए होंगे, उनकी इच्छा शक्ति इतनी तीव्र नहीं रही होगी कि इच्छा शक्ति का अभाव भी हो जाता है कभी कभी राजनेताओं को, उस वजह से भी ये चीज़ें रह जाती हैं। अगले चुनाव के लिए वो तैयार हो रहे हैं, हो सकता है अगले चुनाव में अगर फाइट ले लेते हैं तो जीत जाएँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, सब दर्शकों से, आपने सब ये चर्चा सुनी, ये चर्चा एक सामान्य चर्चा थी कि भरतपुर में स्थिति क्या है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का जो वोटर है ना वो तो है ही है, उसके अलावा जो बसपा का जो वोटर है ना वो भी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है हार जीत में। बसपा का वोटर, अगर बसपा का कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग आ जाता है ना तो उसको डबल सपोर्ट मिल जाता है। यानी कि अब जैसे गिरीश चौधरी ने बसपा की टिकट ली है या बसपा की टिकट के लिए घोषित किए गए हैं, टिकट तो अभी नहीं आई है, क्योंकि बसपा के बारे में ये भी कहा जाता है कि बसपा एंड टाइम पे भी टिकट चेंज कर देती है। तो निश्चित रूप से बसपा की अगर कैंडिडेट गिरीश चौधरी बनते हैं तो गिरीश चौधरी का अपना एक बहुत बड़ा जनाधार है। उन कांग्रेस पार्टी की शुरू से उन्होंने सेवा की और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा बनाया है। तो गिरीश चौधरी लगातार कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य रहे हैं और तमाम उच्च पदों पर यहाँ स्थापित रहे हैं, उनका परिवार पूरा रहा है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का बहुत बड़ा जो कार्यकर्ता है वो गिरीश चौधरी के साथ जाएगा। उसके अलावा जो कोर वोटर, SC ST का कोर वोटर जो है, जो मायावती का कोर वोटर है, वो निश्चित रूप से गिरीश चौधरी के साथ जाएगा। और इसका डायरेक्ट जो नुकसान होगा, वो डायरेक्ट नुकसान जो देखा जाता है वो कांग्रेस के लिए देखा जाता है। क्योंकि अपन देखें, पहले अखिलेश लवानिया ब्राह्मण एक कैंडिडेट थे जो शायद 2003 में खड़े हुए थे, 18-20 हज़ार के करीब उनके वोट आए थे। और उसके अलावा 2008 में 28-30 हज़ार के करीब आदित्य अन्नू जो अपने इनके RP शर्मा जी के पुत्र थे, वो RP शर्मा जी की जो डेथ हो गई थी उसके बाद यहाँ कैंडिडेट के रूप में, बसपा के कैंडिडेट के रूप में आए थे। उनने भी 28-30 हज़ार वोट लिए थे। 2013 में दलवीर सिंह आए थे जगीना वाले, उनने भी जाट कैंडिडेट थे, उन्होंने भी करीब 35 हज़ार करीब लगभग वोट उठाए थे। अब उसके अलावा 2018 में जसवीर सिंह आए। जसवीर सिंह बहुत ही हल्के कैंडिडेट रहे, जिन्हें 15 हज़ार के करीब रहा था और उन्होंने बीच में ही सरेंडर सा कर दिया था। तो उसकी वजह भी ये रही कि वो बहुत कम वोटों पर रहे। लेकिन ये जो 15 हज़ार की तादाद थी वोटों की, ये कहीं ना कहीं SC ST के जो वोटर थे, वो जो कोर वोटर है उसका, BSP का, उसका वोटर था। तो अब ये मान लीजिए आप, अगर जाट कैंडिडेट दलवीर सिंह 35 हज़ार के करीब वोट उठा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से दलवीर सिंह से ज़्यादा जो राजनीतिक पकड़, राजनीतिक समझ और जो संबंध हैं कांग्रेस से, अपनी जाति से, और उसके अलावा जो वोटों को साध सकते हैं SC STों को, वो गिरीश चौधरी साध सकते हैं। लेकिन यहाँ संशय इस बात का है कि इन दोनों की लड़ाई में बीजेपी कहीं फ़ायदा ना उठा ले, और बीजेपी इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगी। बीजेपी निश्चित रूप से फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि वोटर जितना वोट गिरीश चौधरी उठाएंगे उतना नुकसान कांग्रेस को होगा। अब ना गिरीश चौधरी उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं कि वो सीट को ही निकाल ले जाएं, और ना कांग्रेस को इस लायक छोड़ेंगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये होगा। तो ये भी माना जा रहा है एक चर्चा आम हो चली है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की तरफ से गिरीश चौधरी को कहीं
थोड़ा सपोर्ट कर दिया गया हो, तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप ज़रूर इस बात पर निगाह रखें और इस बात का निर्णय करें। आप जनता जनार्दन हैं, वोट का अधिकार आपको है, जिताना हराना आप ही के हाथ में है। आपका एक वोट कांग्रेस को जिता सकता है, आपका एक वोट गिरीश चौधरी को जिता सकता है, आपका एक वोट बीजेपी को जिता सकता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो आकलन जो आ रहा है सामने निकल के, वो यही आ रहा है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से दोनों में कोई बात हुई हो, या हो सकता है कोई और तीसरा ही पेच इसमें फंस रहा हो। उस पेच के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। वो तीसरा पेच भी एक बहुत महत्वपूर्ण पेच है, जिसकी वजह से गिरीश चौधरी यहाँ खड़े हुए हैं। अब क्यों खड़े हुए हैं, क्या जीतने के लिए खड़े हुए हैं या किसी को हराने के लिए खड़े हुए हैं, ये अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। और हमारे दोनों साथी जो जुड़े हैं, श्री राजेंद्र गोयल जी जो जिला मीडिया प्रभारी बीजेपी के, और लोकेश सोगरवाल जी जो कांग्रेस के NSUI के प्रदेश सचिव हैं। अग्रिम संगठन है कांग्रेस का, एक दायित्व रहता है चुनाव में, सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका NSUI की रहती है, जिम्मेदारी इनके कंधों पर ही रहती है। इन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी से, बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ अपनी बात अपनी रखी थी, अपना पक्ष रखा था। लेकिन इनका पक्ष और गिरीश का पक्ष, गिरीश के कोई भी कैंडिडेट यहाँ था नहीं, मौजूद नहीं था। लेकिन आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जनता सब कुछ जानती है, जनता को निर्णय लेना है, जनता को ही वोट देना है। इसलिए एक तो सबसे पहले मेरी अपील यही है कि 25 तारीख को उत्सव मनाएं, उत्सव की तरह, ये लोकतंत्र के उत्सव को दिवाली की तरह मनाएं। वहाँ जाएं, वोटिंग करें, सबको ले जाएं अपने साथ में, वोटिंग करें और एक ऐसा कैंडिडेट लाएं जो कि भरतपुर के विकास में सहभागी बने, आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सके। नमस्कार।